आज हम देखने वाले हैं मानव शरीर तंत्र के बारे में। इसका एक वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं, यह पार्ट 2 होगा जिसमें हम लोग एक ही बार कंकाल से शुरू करेंगे। उसके पहले जो भी चीज़ था वो हम बता चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज कंकाल से। तो देखिए शुरू करते हैं। जो ये सर की हड्डी होती है उसे हम लोग स्कॉल कहते हैं, जो कि यह फिक्स ज्वाइंट होता है। फिर यहाँ जो होता है बॉल सॉकेट ज्वाइंट होता है, जो कि शोल्डर की हड्डी होता है। वो बॉल सॉकेट की तरह वहाँ एक बॉल की तरह बना हुआ रहता है, जो कि ये सॉकेट ऐसा होता है, फिर इसमें ये जुड़ा हुआ रहता है, तो उसी को हम लोग बॉल सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। फिर यहाँ जो दिया गया वर्टेब्रा दिया गया, उसके बाद स्टेमम दिया गया, जो कि ये रिब्स की हड्डी जो होती है एक दूसरे से जो जुड़ी हुई रहती है, उसी को हम लोग स्टेमम कहते हैं। फिर ये रिब्स की हड्डी जो है ये रिब्स की हड्डी है। फिर यहाँ दिया गया ह्यूमेरस। ह्यूमेरस जो होता है हाथ की हड्डी होता है। फिर पेल्विस होता है। फिर उसके बाद रेडियस होता है। उसके बाद यहाँ यूलेना होता है। और देख लेते हैं, यहाँ दिया गया फीमर दिया गया, उसके बाद फेबुला दिया गया, उसके बाद हिंग ज्वाइंट जो होता है वो नी की हड्डी जो होती है हिंग ज्वाइंट होता है वो, और यहाँ टिबिया दिया गया। तो एक एक करके सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या होता है? तो मनुष्य का कंकाल तंत्र दो भागों में बना हुआ रहता है। एक कंकाल तंत्र जो होता है मानव में दो भागों में बटा हुआ रहता है। कौन कौन सा? तो एक होता है अक्षीय कंकाल, एक होता है उपंगीय कंकाल। दोनों के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अक्षीय कंकाल के बारे में देखते हैं। यह जो होता है शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाली कंकाल का अक्षीय कंकाल कहते हैं। जो शरीर का बाहरी आवरण जो होता है, बाहरी कोई संरचना देता है, कोई आकार देता है, उसी को हम लोग अक्षीय कंकाल कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंतर्गत खोपड़ी आता है, कशेरुकी दंड आता है और छाती की अस्थियां ये आती हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है? तो खोपड़ी की हड्डी जो आती है वो आती है, उसके बाद कशेरुकी दंड आता है, उसके बाद छाती की अस्थियां आती है। इसके बारे में एक एक करके हम तीनों के बारे में समझेंगे। तो पहले देख लेते हैं खोपड़ी की हड्डी। खोपड़ी जो होता है मनुष्य के सिर के अंतर्गत कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। जो मनुष्य के सर के ऊपर इसके अंतर्गत जो आते हैं, उसके गर्दन के ऊपर समझ लीजिए आम भाषा में, तो गर्दन के ऊपर जो सर में जो हड्डी आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग खोपड़ी कहते हैं। जो कि इसके अंतर्गत कितने हड्डी आती हैं? तो इसके अंतर्गत 29 अस्थियां आती हैं। कुल कितने अस्थि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि खोपड़ी में कुल कितने हड्डी पाई जाती हैं? तो यह जो पाया जाता है 29 हड्डी पाई जाती है, जिसमें से क्या होता है? तो 8 अस्थि जो होते हैं संयुक्त रूप से मनुष्य का मस्तिष्क को सुरक्षित करता है। जो हम लोग का दिमाग है उसको सुरक्षित करने में कुल कितनी हड्डी लगती है? तो कुल 8 हड्डी उसमें है। जो कि इन अस्थियों से बनी रचना को हम लोग कपाल कहते हैं। कपालों की सभी अस्थियां सीमनों के द्वारा दृढ़ पूर्वक जुड़ी हुई रहती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि कपालों की जो सभी अस्थियां है किसके द्वारा जुड़ी है? तो सीवनों के द्वारा यह जुड़ी हुई रहती है। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके अतिरिक्त 14 अस्थियां चेहरे को बनाती है। जब फेशियल क्वेश्चन पूछा होगा कि फेस पे कितनी हड्डी होती है, तो फेस पे कुल जो होती हैं 14 अस्थियां होती हैं, याद रखिएगा। फिर उसके बाद 6 अस्थियां जो होती हैं, 6 अस्थियां कान की होती है, जो कि 3 एक कान में होता है और 3 एक कान में। हाइड नामक एक और अस्थि खोपड़ी में होती है, याद रखिएगा। हाइड नामक कहाँ पाई जाती है अस्थि? तो यह खोपड़ी में पाई जाती है। तो यह 4 भागों में बटा हुआ रहता है। पूरा खोपड़ी की जो हड्डी होती है वो 4 भागों में बटा हुआ रहता है। 8 होता है, उसके बाद 14 होता है, उसके बाद 6 होता है, उसके बाद कितना होता है? तो 1 होता है। याद रखिएगा, ये इसको हम काउंट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 29 क्या क्या होता है? तो 8 जो होता है, यह अस्थि जो होती है वो संयुक्त रूप से मस्तिष्क को जो घेरा रहता है वो 8 होती है। फिर 14 जो होता है, याद रखिएगा 14 हड्डी किस कहाँ पाई जाती है? तो यह फेस पे पाया जाता है। उसके बाद 6 हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो 6 हड्डी दोनों कान मिला के पाया जाता है, 3 पाया जाता है। फिर एक जो होता है जो कि हाइड बोन होता है, जो कि हाइड नामक अस्थि जो खोपड़ी में ही पाई जाती है वो होता है। तो कुल मिला के कितना हो गया? 29। याद रखिएगा, अगर पूरा क्वेश्चन पूछे खोपड़ी का तो 29 होगा, अगर फेस का पूछे तो 14 होगा, और कान का पूछे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद हाइड बोन जो होता है दिमाग में एक हड्डी होती है, और सिर्फ अगर पूछ दे कि खोपड़ी को दिमाग को जो घेरे रहती है, मस्तिष्क को जो घेरे रहती है, उसमें कौन होता है? तो उसमें कुल 8 हड्डी होती हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग कशेरुकी दंड। कशेरुकी दंड में क्या होता है? मनुष्य का कशेरुकी दंड 33 कशेरुकों से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन पूछ देगा कशेरुकी दंड जो है मनुष्य का कितने से मिलकर बना हुआ है? तो यह जो बना हुआ है 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना हुआ है। सभी कशेरुक उपास्थि गदियों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इन गदियों के कशेरुकी दंड लचीला रहता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा एक दूसरे से कैसे ही जुड़े रहते हैं। यह जो जुड़े रहते हैं कशेरुक उपास्थि के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, जो कि इन गदियों से कशेरुक दंड लचीला रहता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि इसका पहला कशेरुक जो कि क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग एटलस कशेरुक कहते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देगा इसका पहला कशेरुक क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग एटलस कशेरुक कहते हैं।
जो कि यह क्या काम करता है, तो यह जो होता है खोपड़ी को साधे रहता है। याद रखिएगा, ये खोपड़ी को साधे रहता है। अगला देख लेते हैं हम लोग कशेरुकी दंड का कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य जो होता है सिर को साधे रहता है। यह सिर को एकदम स्ट्रिक्ट टाइट रखा रहता है। यह गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है। ये कशेरुकी दंड ही है जो कि हम लोग को एक आधार प्रदान करता है गर्दन और धड़ को। फिर अगला दिया गया, वह मनुष्य जो खड़े होकर चलने और खड़े होने की आदि पे मदद करता है। यह खड़ा होकर चलना है या इस सब के बारे में, जैसे हम लोग एक दूसरे से मूवेबल हो पाते हैं, वो इसी के तहत हो पाते हैं। अगला देख लेते हैं, दिया गया, यह गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करता है, जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन और धड़ को मोड़ने में सफल होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि शरीर का लचीलापन किसके अंतर्गत आता है, तो यह जो होता है कशेरुकी दंड के कारण हम लोग का शरीर लचीलापन पाया जाता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि यह मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। यह जो होता है यह मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। आइए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, पहले वो देख लेते हैं। थोड़ा दिया गया है कि मनुष्य के शरीर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि बाल्य अवस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो बाल्य अवस्था में 208 होती है। और दिया गया कि सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो सिर की कुल हड्डियां 29 होती हैं। अगला दिया गया कपाल में कुल कितनी हड्डी होती है, तो यहाँ 8 होती हैं। फिर फेसियल में कितना होता है, तो 14 होता है। फिर कर्ण में कितना होता है, तो 6 होता है। फिर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो 33 होता है। फिर दिया गया रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, जो कि विकसित होने पर हो जाता है, तो ये 26 होता है। जबकि ये 33 कब होती है, तो ये प्रारंभ में होती है। फिर अगला दिया गया पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है। फिर देख लेते हैं और दिया गया यहाँ कशेरुकी दंड के भाग दिया गया है। तो देख लेते हैं, गर्दन जो होता है इसमें 7 कशेरुक होते हैं। उसके बाद दिया गया है वक्ष दिया गया, वक्ष में कितने होते हैं, तो 12 कशेरुक होते हैं। फिर अगला दिया गया है कटी दिया गया है, कटी में कितने होते हैं, तो 5 कशेरुक होते हैं। फिर अगला दिया गया त्रिक, त्रिक में क्या होते हैं, तो 5 कशेरुक होते हैं। उसके बाद पूंछ होता है, पूंछ में कितने, तो 4 कशेरुक होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, तो टोटल जोड़ने पे ये 33 हो जाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग उपांगीय कंकाल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो उपांगीय कंकाल जो होता है इनमें निम्न भाग है। इसका भाग कौन कौन सा है, तो सबसे पहला देख लेते हैं पाद अस्थि। पाद अस्थियां जो होते हैं दोनों हाथ और पैर को मिलाकर 118 अस्थियां होती हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि दोनों पैर और हाथ मिलाकर कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो कुल 118 हड्डी होते हैं। जो कि मेखलाए क्या कितने होते हैं, तो मनुष्य के अग्रपाद तथा पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए 2 चाप पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग मेखलाए कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा मेखलाए क्या है, तो मनुष्य की अग्रपाद तथा पश्चपाद को अस्थि कंकाल पर साधने के लिए 2 चाप बनाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग मेखलाए कहते हैं। अगला देख लेते हैं, अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला तथा पश्चपाद की मेखला को श्रेणी मेखला कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ जाएगा कि अग्रपाद की मेखला को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग अंश मेखला कहते हैं। जबकि वही क्वेश्चन पूछ दे कि पश्चपाद की मेखला को क्या कहा जाता है, इसे हम लोग श्रेणी मेखला कहते हैं। अगला देख लेते हैं, अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थियां ह्यूमरस एवं श्रेणी मेखला से पश्चपाद की हड्डियां फीमर जुड़ी हुई रहती है। क्वेश्चन पूछ देगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिया गया कि अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थियां ह्यूमरस जुड़ी रहती है, जबकि यही श्रेणी मेखला से पश्चपाद की हड्डियां फीमर जुड़ी हुई जाती है। अगला देख लेते हैं, यहाँ दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि कुछ विशेष स्थानों की अस्थियां के नाम और संख्या दिया गया है। तो देखिए कर्ण जो होता है उसके अस्थियों का नाम क्या है, तो मेलिमियस है। उसके बाद यह कितनी होती है, तो यह 2 होती है। फिर अस्थियां इनकस होता है, इनकस जो होता है ये भी 2 होता है। स्टेपस कितना होता है, तो ये भी 2 होता है। 2 2 2 6 तीनों कान में पाई जाती है। फिर अगला दिया गया है ऊपरी बाहु, ऊपरी बाहु का नाम है जो उसका हड्डी का नाम है ह्यूमरस, जो कि ये कितनी होती है, तो दोनों हाथ मिला के 2 हो गया। फिर अग्रबाहु आगे वाला भाग जो हाथ होता है उसको हम लोग रेडियो अल्ना कहते हैं, जो कि ये भी 2 होता है। दोनों हाथ मिला के एक एक करके 2 हो जाएंगे। फिर अगला जो दिया गया कलाई, कलाई में कितने होते हैं, तो कलाई में कार्पस कहते हैं उसे, उसमें जो होती है 16 हड्डी होती है। फिर अगला होता है हथेली, हथेली में क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मेटाकार्पस, जो कि इसमें 10 हड्डी पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मेटाकार्पस में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो यह जो होता है 10 हड्डी पाई जाती है। फिर अंगुलियां, अंगुली में कितनी पाई जाती है, तो अंगुली में कुल 28 पाई जाती है, जिसे हम लोग फ्लैंजेज कहते हैं। फिर अगला दिया गया जांग, जांग में कितना, तो ये जांग को हम लोग फीमर कहते हैं, जिसमें 2 हड्डी पाई जाती है। फिर पिंडली, पिंडली जिसे हम लोग टिबिया कहते हैं या और फेबुला, और उसके बाद यह जो होती है 4 हड्डी पाई जाती है। अगला देख लेते हैं, दिया गया जो
घुटना, घुटना में जो हड्डी पाई जाती है पटेला पाई जाती है, जो कि ये भी दो होती है, दोनों घुटना में मिला के होती है। फिर टकना, टकना जो होता है टार्सल होता है, उसे हम लोग कहते हैं, जो कि 14 होती है। फिर तलवा में मेटाटार्पस होता है, जो कि वो 10 पाई जाती है। तो ये हड्डी की संख्या थी, जो कि आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ देता है। अगला देख लेते हैं हम लोग, कंकाल तंत्र का कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य जो है शरीर के निश्चित आकार प्रदान करना है। ये कंकाल तंत्र ही है जो कि शरीर को एक मुख्य आकार या निश्चित आकार जो है प्रदान करता है। शरीर की कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। शरीर के अंदर जो है, शरीर के अंदर बहुत सारे संरचनाएं हैं जो बहुत कोमल है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करना। फिर अगला दिया गया है श्वसन और पोषण में सहायता प्रदान करना। फिर अगला दिया गया लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। यही हड्डी ही है जो आरबीसी का निर्माण करती है। फिर अगला देख लेते हैं, जांघ की हड्डी फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। क्वेश्चन पूछ देगा कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो यह जो हो जाएगी जांघ की जो हड्डी है फीमर है, वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कान की हड्डी स्टेपस जो है शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। क्वेश्चन पूछ देगा कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो यह जो हो जाएगा स्टेपस हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट, मांसपेशियां और अस्थियों को जोड़ने को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ये जो होता है टेंडन कहा जाता है। मांसपेशी और अस्थि जो जुड़ा हुआ रहता है उसी को हम लोग टेंडन कहते हैं। तो इसको याद करने के लिए हम लोग कह सकते हैं, मांसपेशियों को मसल्स कहते हैं तो एम हो जाएगा, अस्थि को बोन कहते हैं तो बी हो जाएगा, और टेंडन को टी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एम बी टी। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, तो एम बी टी हो जाएगा। याद रखिएगा, मांसपेशी और बोन किससे जुड़े रहते हैं, तो टेंडन से। याद करने का तरीका है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर अगला हो जाएगा अस्थि, अस्थि तो बोन प्लस बोन किससे जुड़ा रहता है, लिगामेंट से। तो बीबीएल याद रखिएगा, बीबीएल जो होता है या लिगामेंट, याद करने का तरीका कि बोन टू बोन किससे जुड़े रहते हैं, तो लिगामेंट से। अब मांसपेशी से अस्थि कैसे जुड़े रहते हैं, तो ये टेंडन से। एमबीटी हो जाएगा, यहाँ बीबीएल हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला जो अब हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं अंतःस्रावी तंत्र कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे अंतःस्रावी में क्या क्या होता है। तो बहिर्स्रावी ग्रंथि होता है और उसी में अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इसके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो देखिए अंतःस्रावी जो होता है, देखिए पीनियल ग्रंथि दिया गया है, फिर यहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि दिया गया है, पैराथायराइड ग्रंथि दिया गया है, फिर थायराइड ग्रंथि दिया गया है जो गर्दन में पाई जाती है, फिर उसके बाद थाइमस दिया गया, उसके बाद अमाशय दिया गया, अधिकृत ग्रंथि, ये सब दिया गया। इसके बारे में हम एक एक करके आप लोग को बताएंगे। तो आइए देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र के बारे में। यह जो होता है इसका पहला जो होता है बहिर्स्रावी ग्रंथि, इसे क्या होता है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। इसका अंग्रेजी हिंदी दोनों याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अंग्रेजी में भी कभी कभी पूछ देता है। यह नालिका युक्त ग्लैंड होता है। याद रखिएगा ये कैसा होता है, तो यह नालिका युक्त होता है, जो कि इसमें इंजाइम का स्रावन होता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि बहिर्स्रावी ग्रंथियां जो है वो किसका स्रावन करती हैं, तो इसमें इंजाइम का स्रावन होता है। जैसे दूध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष ग्रंथि या लार ग्रंथि, ये सब कैसी है, तो ये सब है बहिर्स्रावी ग्रंथि। अगला देख लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है यह नालिका विहीन ग्रंथि होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि नालिका विहीन ग्रंथि कैसे कौन सी होती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वह नालिका विहीन ग्रंथि, ये नाली के जैसा उसमें नहीं होता है, इसमें नाली होता ही नहीं है, इस वजह से इसमें हार्मोन का स्रावन होता है। कारण पूछ देगा कि बहिर्स्रावी ग्रंथि में क्या स्रावन होता है, तो उसमें इंजाइम होता है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है, तो इसमें हार्मोन का स्रावन होता है। यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जैसे पीयूष ग्रंथि हो गया, ऑटू ग्रंथि हो जाएगा और पारा ऑटू ग्रंथि हो जाएगा। ये सब क्या करते हैं, तो ये हार्मोन को एक जगह से दूसरे जगह ये पहुंचाते हैं। अगला देख लेते हैं, इसका और दिया गया कि मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि और उससे उत्पन्न हार्मोन के कार्य और प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि, इसी को अंग्रेजी में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो इसका हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार अंग्रेजी में ही। यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है, जिसे सेल टर्सिका कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा यह कहाँ स्थित है, तो यह जो स्थित होती है कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसी को हम लोग सेल टर्सिका के नाम से जानते हैं। इसका भार कितना होता है, तो इसका भार 0.6 GM होता है। याद रखिएगा, इसका भार 0.6 ग्राम का होता है, जो कि इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है,
यह जो कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। यह जो कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। जो ये कहाँ स्थित होता है, तो यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होता है, जिसके हम लोग क्या कहते हैं, तो सेल टर्सिका कहते हैं। इसका लगभग वजन कितना होता है, तो यह जो होता है 0.6 ग्राम का होता है। अगला हम लोग देखते हैं, दिया गया है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन और उनके कार्य। देख लेते हैं कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन और उनके कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन होता है एसटीएच हार्मोन होता है। इसका देख लेते हैं एसटीएच हार्मोन का क्या होता है। ये जो होता है यह शरीर की वृद्धि, विशेषतः हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। एसटीएच के अधिकता से भीमकाय अथवा एक्रोमिगल विकार उत्पन्न हो जाता है। इससे क्या होता है, यह जो शरीर के वृद्धि को नियंत्रण करता है। इसकी जो वृद्धि अगर ज़्यादा हो जाती है तो एक शरीर जो होता है बहुत भारी भरकम जो शरीर बन जाती है, बहुत लंबा हो जाता है। उस आकार की जो संरचना होती है वो किसके कारण होती है, तो एसटीएच हार्मोन के कारण ही होता है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ये भीमकाय को हम लोग एक्रोमिगल कहते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं, जिससे मनुष्य की क्या होता है लंबाई सामान्य से बहुत अधिक लंबा हो जाती है। एसटीएच की कमी से क्या होता है, तो मनुष्य में बौनापन हो जाता है। तो ये लंबाई के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग जो होता है हार्मोन, वो होता है एसटीएच हार्मोन। एसटीएच हार्मोन जिसमें ज़्यादा स्रावित हो जाता है तो वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, ज़्यादा भीमकाय हो जाता है, और जिसमें कम स्रावन होता है वो बौनापन हो जाता है या छोटा हो जाता है। अगला देख लेते हैं हम लोग टीएसएच हार्मोन। टीएसएच हार्मोन जो होता है यह थायराइड ग्रंथि के हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। यह जो होता है क्या इसका मुख्य कार्य होता है, तो ये थायराइड ग्रंथि जो होती है उससे हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। यही इसका स्रावन जो होता है, ये थायराइड की ग्रंथि जो है वो बड़ा हो जाता है तो एक थायराइड रोग हो जाता है, जो कि गला में गंगटोक या वो गला जो होता है फूल जाता है, वो ये रोग होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग एसीटीएच हार्मोन। यह किसका नियंत्रण करता है, तो यह जो करता है एड्रीनल कंट्रैक्ट्स के स्रावन को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा एसीटीएच का क्या काम है। एसीटीएच हार्मोन जो होता है एड्रीनल कंट्रैक्ट्स के स्रावन को नियंत्रित करता है। अगला देख लेते हैं हम लोग जीटीएच हार्मोन। जीटीएच हार्मोन क्या होता है, तो यह जो होता है यह जनन अंगों को कार्यों को नियंत्रण करता है, जो कि यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो एक होता है एफएसएच हार्मोन, जो कि यह वृषण के शुक्राणु नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। यह अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है। एफएसएच हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, तो यह जो होता है वृषण की शुक्राणु नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है, जो कि यह अंडाशय में फॉलिकिन में वृद्धि में मदद करता है। अगला देख लेते हैं एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन क्या होता है, तो अंतराल कोशिकाओं उत्तेजक हार्मोन नर में इसके अभाव से अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और मादा में एस्ट्रोजेन हार्मोन स्रावित होता है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसमें के, तो इसके अंतराल कोशिका का उत्तेजन हार्मोन कहते हैं, जो कि नर में इसके अभाव से अंतराली कोशिका में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और मादा में जो पाया जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन उसका स्रावित होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग एलटीएच हार्मोन। एलटीएच हार्मोन क्या होता है, यह जो होता है दूध जनक हार्मोन होता है, जो कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है शिशु के लिए स्तनों से दूध स्रावन उत्पन्न करना है। क्वेश्चन पूछ देगा कि शिशु के लिए स्तनों से दूध स्रावन किस हार्मोन के कारण होता है, तो यह जो होता है एलटीएच हार्मोन के कारण होता है। फिर अगला हम लोग देखते हैं एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन क्या होता है, तो इसके कारण छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्ण होता है एवं रक्तदाब बढ़ जाता है। यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में भी सहायता करता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि मनुष्य के शरीर में जल संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो यह जो होता है एडीएच हार्मोन होता है। अब अगला हम लोग देखने वाले हैं ऑटू ग्रंथि। ऑटू ग्रंथि थायराइड ग्लैंड अंग्रेजी में कहते हैं, तो इसका अंग्रेजी और हिंदी दोनों याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन अंग्रेजी में ही अधिकतर पूछ देता है। तो देख लीजिए ऑटू ग्रंथि का यह फिगर है, जो कि ये फ्रंट व्यू है, जो कि सामने से देखने पे होगा, ये बैक व्यू है, मतलब पीछे से देखने पे ऐसा दिखता है। तो इसमें क्या होता है, ये थायराइड कैटिलेज जो है ये दिया गया है, दोनों में सेम है क्योंकि दोनों एक दूसरे से एक ही फोटो है। फिर ये जो होता है लाल कलर का जो दिख रहा है ये थायराइड ग्लैंड होता है। फिर ये जो होता है ट्रेकिया कहते हैं, जो कि जिससे जुड़ा हुआ है जिस पर स्थित होता है उसी को ट्रेकिया कहते हैं। इसके बारे में एक एक करके हम लोग देखते हैं। आइए ऑटू ग्रंथि देखते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। यह मनुष्य के गले में श्वास नली ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिंग्स से नीचे स्थित होता है। क्वेश्चन पूछ देगा यह कहाँ स्थित होता है, तो यह जो ट्रेकिया के श्वास नली जो ट्रेकिया होता है उसमें लैरिंग्स के नीचे स्थित होता है। इसके निचले भाग जो होता है हार्मोन थायरॉक्सिन एवं
ट्रायोडोथायरोनिन, इनमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। तो याद रखिएगा आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है किस हार्मोन में पाया जाता है, तो यह थायरॉक्सिन में पाया जाता है। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग ट्रायोडोथायरोडिन के नाम से जानते हैं। अगला देख लेते हैं थायरॉक्सिन का कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य जो है यह कोशिका श्वसन की गति को तीव्र करता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि कोशिका श्वसन की गति को तीव्र कौन करता है, यह जो करता है थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। फिर अगला दिया गया शरीर के सामान्य वृद्धि विशेषतः हड्डियां, बाल इत्यादि विकास के लिए यह अनिवार्य होता है। फिर अगला जो इसका मुख्य कार्य होता है जनन अंगों को सामान्य कार्य इन्हीं की सक्रियता पर आधारित होता है। फिर और देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करता है। यह जो जल संतुलन का भी नियंत्रण करता है किसके साथ मिलके, तो पीयूष ग्रंथि हार्मोन के साथ मिलकर कार्य करता है। अगला देख लेते हैं थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग जो पहला है वो जड़मावनता है। याद रखिएगा जड़मावनता जो है यह रोग बच्चों में होता है। इनमें बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। फिर अगला जो होता है मिक्सडमा। मिक्सडमा क्या होता है, यौना अवस्था में होने वाले इस रोग को उपापचय भली भांति नहीं हो पाता है, जिससे हृदय स्पंदन तथा रक्तचाप कम हो जाती है। अगला देखते हैं दिया गया है हाइपोथाइलेमेटिक्स। यह जो होता है लंबे समय तक इस हार्मोन की कमी के कारण यह रोग होता है। इस रोग के कारण क्या है, तो सामान्य जनन कार्य संभव नहीं हो पाता है। कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य गूंगा और बहरा भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जो अगला जो होता है रोग वह होता है घेंगा। घेंगा होता है, यह क्या होता है, तो भोजन में आयोडीन की कमी से यह रोग उत्पन्न होता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है और क्या होता है गला जो होता है फूल जाता है। अगला देख लेते हैं थायरॉक्सिन के अधिकता से होने वाले रोग। अगर थायरॉक्सिन की अधिक हो जाए तो उससे कौन कौन सा रोग होता है, तो यह जो होता है पहला दिया गया टॉक्सिक ग्वाइटर। टॉक्सिक ग्वाइटर क्या होता है, तो इसमें हृदय गति तीव्र हो जाती है तथा रक्तचाप बढ़ जाता है और श्वसन दर तीव्र हो जाती है। ये इसमें क्या होता है कि टॉक्सिन जो ग्वाइटर होता है इसमें रोग में हृदय गति मतलब जो धड़कन पंप करने की होती है वो ज़्यादा तेज पंप करने लगता है और रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है श्वसन दर तीव्र हो जाती है, मतलब सांस लेने की भी क्षमता जो होती है वो तेजी से होने लगती है। अगला जो दिया गया है एक्सोपैथेलीमिया। यह जो होता है इस रोग में आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल जाता है। जैसे लगता है कि आंख की जो ये भाग होता है वो बाहर गिरने लायक है, गिर जाएगी, वही जो रोग होता है उसे हम लोग एक्सोपैथेलेमिया कहते हैं। अब अगला हम लोग देखने वाले परा ऑटू ग्रंथि। परा ऑटू ग्रंथि जो होता है यह गला में ऑटू ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है। इसमें दो हार्मोन स्रावित होते हैं। याद रखिएगा परा ऑटू ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला जो होता है पैराथायराइड हार्मोन होता है, जो कि यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब खून में कैल्शियम की कमी हो जाता है तब यह हार्मोन स्रावित होता है। फिर अगला दिया गया कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन जो होता है यह जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होता है तब यह हार्मोन मुक्त होता है, अर्थात परा ऑटू ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह जो किसको नियंत्रित करता है, तो यह कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला देख लेते हैं हम लोग थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि क्या होती है, यह जो ग्रंथि होता है यह अंतःस्रावी ग्रंथि और वक्षीय गुहा में अरोस्थि के पीछे श्वास प्रणाली में के विभाजन के स्तर पर स्थित एवं लिम्फोइड अंग है। याद रखिएगा कैसा अंग है, यह जो है लिम्फोइड अंग है, जो कि फिर से एक बार रिपीट करते हैं दिया गया है यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखिएगा ये कैसा ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि वक्षीय गुहा में उरोस्थि तत्व के पीछे श्वास प्रणाली के विभाजन के स्तर पर स्थिर एक लिम्फोइड अंग है। जिसमें ये क्या होता है, तो इसमें दो खंड होता है जो कि जो संयोजिक ऊतक की एक परत से आपस में जोड़े रहते हैं। याद रखिएगा इसका मुख्य कार्य क्या है, तो यह संयोजिक ऊतक कनेक्टिविटी टिश्यू के एक परत को आपस में जोड़े रहते हैं। इसमें बाहर की ओर कॉर्टेक्स होता है जिससे अनगिनत संख्या में लिम्फोसाइट मौजूद होता है। याद रखिएगा इसमें कौन सी पाया जाता है, तो इसमें अनगिनत संख्या में लिम्फोसाइट मौजूद होता है तथा अंदर मेडुला होता है। और मेडुला में लिम्फोसाइट की संख्या कुछ कम रहती है एवं कोशिकाओं के गुच्छ जिसे थाइमिक और हेलेस कोशिकाएं कहते हैं भी रहते हैं। अगला देख लेते हैं इसमें दिया गया कि यह ग्रंथि उम्र के अनुसार अलग अलग आकार की होती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग होती है, तो यह जो हो जाएगा यह थाइमस ग्रंथि हो जाएगा। जब तक बच्चे की उम्र 2 वर्ष
की नहीं हो जाती है तब तक यह बढ़ती रहती है। क्वेश्चन पूछ देगा कब तक यह थाइमस ग्रंथि जो है बढ़ती है, तो 2 वर्ष तक, बच्चे की उम्र 2 वर्ष का जब रहता है तब तक बढ़ती है। इसके बाद यह सिकुड़ती जाती है, इसलिए वयस्क होने पर यह सिर्फ तंतुमय अवशेष की अवस्था में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक प्लेंटाइड हार्मोन का स्रावण होता है, जो मुख्य रूप से टी कोशिका का निर्माण करती है। यह कोशिकाएं शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बनाए रखने में खास भूमिका अदा करती है। अगला देख लेते हैं और क्या दिया गया, तो दिया गया कि यानी थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस ग्रंथि से स्रावित होने वाली श्रावण का प्रभाव जनन इंद्रियों के विकास एवं यौवन को आरंभ पड़ता है, जो कि हड्डियों के विकास होने तक यह सबसे विकास पर नियंत्रित रखती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि हड्डियों के विकास पे कौन ज़्यादा नियंत्रण करता है, तो हड्डियों के विकास पर जो यह थाइमस ग्रंथि है यह ज़्यादा विकास पर नियंत्रण रखती है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं अधिवृक्क ग्रंथि। तो आइए हम एक बार इसको समझा देते हैं, पूरा लिखा होगा जो क्या इसके बारे में है। तो अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में देखते हैं। तो यह जो होता है यह वृक्क के ऊपर स्थित होता है तथा इसका मुख्य कार्य जो होता है तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना होता है। यह जो होता है किडनी के ऊपर पाया जाता है, जो कि इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका तनाव जब होता है उस समय एक हार्मोन क्या होता है, एक स्रावण करती है, जो कि इसके नियंत्रण के लिए। अगला दिया गया है कि अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाई हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा फाइट एंड फ्लाई हार्मोन कहाँ पाई जाती है, तो यह जो पाई जाती है अधिवृक्क ग्रंथि में पाई जाती है। इस ग्रंथि को 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा, तो बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदरूनी भाग जो होता है वो मेडुला होता है, वही फिगर में लिखा हुआ था। आइए देखते हैं कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन और कार्य कौन कौन क्या क्या है इसका। तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन जो है, पहला है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, जो कि इसका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय को नियंत्रित करता है। यह किसको नियंत्रित करता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। अगला जो दिया गया है मिनरलोकार्टिकॉइड्स, जो कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य जो होता है वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण और शरीर के अन्य लक्षणों को, मात्राओं को नियंत्रण करना होता है। फिर अगला देख लेते हैं, दिया गया लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन क्या होता है, यह बाह्य लिंगों बालों के आने की प्रतिमान और यौन आचरण के नियंत्रित करता है। फिर अगला देख लेते हैं हम लोग, नोट करके दिया गया कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है, जीवन में नितांत आवश्यक है। यदि यह शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह ही जीवित रह सकेगा। इसमें विकृति हो जाने पर उपापचयी प्रक्रिया में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को हम लोग एडिशन रोग कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा एडिशन रोग किसके कारण होता है, तो यह जो होता है कॉर्टेक्स की अगर गड़बड़ हो जाए तो उसके तहत कौन सा रोग होता है, तो एडिशन रोग होता है। और कौन सा ऐसा है जो कि निकाल देने पे मानो बस 1-2 सप्ताह ही जीवित रह पाएगा, तो यह जो है कॉर्टेक्स हो जाएगा। अगला हम लोग अब देखने वाले हैं मेडुला। मेडुला के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो मेडुला जो होता है, मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन एपिनेफ्रिन या एड्रेनिल और नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन दोनों एमिनो अम्ल है। इन्हें सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कॉटेकालमिनस कहते हैं, जो कि एड्रीनल और नार एड्रिनल किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता से तेजी से स्रावित होता है। इसी कारण इसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देगा युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन होता है जो कि सक्रियता, आंखों की पुतली को फैलाना, रोंगटे खड़े करना या पसीने आदि को बढ़ाते हैं, जो कि दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाते हैं। इसी कारण क्या होता है, तो रक्त में ग्लूकोज की स्तर बढ़ जाता है। ये क्या होता है, तो ये लिपिड एवं प्रोटीन के विखंडन से को भी प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा ये और किस काम आते हैं, तो लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को प्रेरित करते हैं, जो कि एपिनेफ्रिन हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में सहायता होता है। अगर क्या होता है कि हृदय स्पंदन जब एकाएक रुक जाता है तो उसे एपिनेफ्रिन जो होता है वो उसको चालू करने में सहायता करता है। अगला दिया गया है उत्तेजना के समय क्या होता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। जैसे क्या होता है, तो कब कब होता है, तो यह क्रोध हो या भय या खतरे के समय सक्रिय हो जाता है। अगला देख लेते हैं, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैसे हम लोग क्रोध करते हैं या भय करते हैं या खतरे के समय जब होते हैं तो कौन सा हार्मोन सक्रिय मूड में आ जाता है, तो यह जो होता है एड्रेनलिन हार्मोन होता है।
अगला हम लोग देखते हैं जनन ग्रंथि के बारे में। तो इसमें जो होता है अंडाशय, अंडाशय जो होता है क्या होता है, तो यह निम्न हार्मोन का स्रावन करता है। जैसे पहला जो दिया गया है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन होता है यह अंडन वाहिनी के परिवर्धन के पूर्ण करता है। फिर अगला दिया गया है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन जो होता है यह एस्ट्रोजन की से सहयोग करके स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। फिर अगला जो होता है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन क्या होता है, तो यह जो होता है गर्भावस्था में यह अंडाशय, गर्भाशय और ऊपरा में उपस्थित हो रहता है, जो कि यह हार्मोन प्यूबिक सिफलाइसिस को मुलायम करता है और यह गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। अगला देख लेते हैं वृषण, वृषण क्या होता है, तो इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो कि यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। फिर अगला देखते हैं हम लोग प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र के बारे में जानते हैं। तो यह जो होता है यह मानव एक लिंगी प्राणी है। क्वेश्चन पूछ देगा मानव कैसे प्राणी है, तो मानव जो है एक लिंगी प्राणी है, जो कि अर्थात नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जो कि जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग नर कहते हैं, और जो केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग मादा कहते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शुक्राणु कौन उत्पन्न करता है, तो यह जो करता है नर करता है, और अंडाणु कौन करते हैं, तो वो जो करते हैं वो मादा करते हैं। अगला देख लेते हैं, पॉइंट दिया गया है कि मानव के अंडे का निषेचन फेलोपियन नालिका में तथा भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव के अंडे का निषेचन कहाँ होता है, तो यह होता है फ्लोपियन नालिका में होता है तथा भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि भ्रूणीय विकास जो होता है वह कहाँ होता है, तो वह गर्भाशय में होता है। अगला देख लेते हैं, मानव जरायुज होते हैं अर्थात सीधे शिशु को जन्म देते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव कैसे होते हैं, तो यह जो होते हैं जरायुज होते हैं क्योंकि यह सीधे शिशु को जन्म देते हैं। अगला देख लेते हैं नर लैंगिक अंग, नर लैंगिक अंग क्या होता है, वृषण एवं वृषण कोष। अगला दिया गया अधिवृषण, अगला दिया शुक्रवाहिका, अगला है शुक्राशय, अगला दिया मूत्र मार्ग, अगला दिया गया शीशन, अगला है प्रोस्टेट। तो इसके बारे में सबके बारे में हम लोग देखते हैं आगे। यह जो फिगर दिया गया है मानव प्रजनन तंत्र के बारे में दिया गया, यह फीमेल प्रजनन तंत्र है और ये मेल तंत्र है। तो देखिए यहाँ जो ये पार्ट होता है ये यूटेरस कहते हैं, यहाँ फ्लोपियन ट्यूब होता है, जो ये आकृति दिया गया है ये फ्लोपियन ट्यूब है। आगे देखिए और दिया गया है ये जो पार्ट होता है ओवरी होता है, उसके बाद इसी को हम लोग कॉर्विस कहते हैं, इसके वेंजाइना कहते हैं। इधर मेल जो ऑर्गन है इसके बारे में देख लेते हैं, तो ये पेनिस एंड हेड है। उसके बाद ये जो होता है यूटेरस होता है, तो यूटेरस दोनों जगह पाया जाता है। देखिए यूटेरस ये फीमेल यूटेरस है, यह मेल यूटेरस है। फिर यहाँ भास डिफर होता है, फिर यहाँ प्रोस्टेट होता है, यही प्रोस्टेट होता है। उसके बाद देखिए यहाँ दिया गया है, यहाँ टेस्टिस दिया गया है, जो कि इसके बारे में अब एक एक करके हम देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए वृषण के बारे में शुरुआत करते हैं। इसकी कोशिका द्वारा नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। स्टेनली कोशिकाओं पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक कोशिकाओं में से एक है। अगला देख लेते हैं स्टोली कोशिका जो होता है शक, मेढक, स्तनधारी और कॉकरोच के वृषण में पाई जाती है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है, इसलिए वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि शुक्राणु की लंबाई जो होता है 5 माइक्रोन होती है। यह 3 भागों में विभाजित होता है। ऊपर वाले भाग को हम लोग सिर कहते हैं, फिर ग्रीवा होता है, उसके बाद पूंछ होता है। फिर देख लेते हैं, दिया गया है शुक्राणु जनन नलिकाओं के बीच अंतरनाली कोशिकाओं का समूह पाए जाते हैं, जो नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करता है। यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के विकास और नियंत्रण में सहायता होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया अधिवृषण, अधिवृषण क्या होता है, तो यह शुक्राणुओं को संग्रह स्थान है। क्वेश्चन पूछ देगा कि शुक्राणुओं के संग्रह स्थान को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग अधिवृषण कहते हैं। जो कि अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्व होता है और शुक्राणु यही सक्रियता प्राप्त करते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका क्या होता है, यह अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती है और शुक्राणुओं के आगे की ओर बढ़ाने में कार्य करता है। अगला देख लेते हैं हम लोग शुक्राशय, यह क्या होता है, तो यह प्रोस्टेट ग्रंथिया के ऊपर स्थित होता है। दोनों ओर के शुक्राणु मिलकर अस्खनली वाहिनी का निर्माण करते हैं। अगला देख लेते हैं प्रोस्टेट, प्रोस्टेट क्या होता है, तो प्रोस्टेट जो होता है यह मूत्र मार्ग का मूत्राशय तक संबंध रखता है। इसका आकार गोल सुपारी जैसा होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया शीशन, शीशन क्या होता है, तो यह पुरुषों के संभोग करने वाला अंग होता है। इसी के माध्यम से शुक्राणु मादा के प्रजनन तंत्र में पहुंचते हैं। अगला देख लेते हैं मादा लैंगिक अंग क्या क्या होता है, तो यह जो होता है अंडाशय होता है।
अंडा वाहिनी होता है, गर्भाशय होता है और योनि होता है। इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो दिया गया है अंडाशय। यह जो होता है प्रत्येक मादा में एक जोड़े अंडाशय होते हैं जो कि पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर में सटा हुआ रहता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पेरिटोनियम झिल्ली कहाँ होता है। तो यह जो होता है प्रत्येक मादा में जो एक जोड़ा अंडाशय होता है उसके द्वारा उदर से जो सटा हुआ भाग रहता है उसी को ये जोड़ने का काम जो करता है पेरिटोनियम झिल्ली करता है। अब बाह्य स्तर पर एपिथीलियम का बना होता है जिसे जनन एपिथीलियम कहते हैं। अंडाशय का आंतरिक भाग जो होता है तंतुओं एवं संयोजिक ऊतक का बना होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है। तो अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु पैदा करना होता है। अंडाशय से दो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन होता है जो कि ऋतुस्रावन को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि अंडाशय के आंतरिक भाग में जो होता है तंतुओं को संयोजिक ऊतक का बना होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि आंतरिक भाग किसके बने होते हैं। तो आंतरिक भाग जो तंतुएं किसके बने होते हैं। तो संयोजिक ऊतक के। उसमें क्या उसे कहते हैं हम लोग। तो स्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका काम होता है अंडाणु पैदा करना होता है। और अंडाशय में दो हार्मोन पाए जाते हैं। कौन कौन सा। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है जो कि इसका मुख्य कार्य क्या है। तो यह इसका श्रावण जो होता है जो ऋतुस्रावन कहलाता है। अगला कल ऋतुस्रावन का नियंत्रण करता है। अगला देख लेते हैं हम लोग अंडा वाहिनी। अंडा वाहिनी क्या होता है। फ्लूपियन ट्यूब इसी को कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। यह जो होता है पतली कुंडलित पेशीय नली है जो कि गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ती है। यह अपनी कोशिकी क्रियाओं द्वारा अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाती है तथा निषेचन के लिए स्थान प्रदान करती है। अगला देख लेते हैं हम लोग गर्भाशय। गर्भाशय क्या होता है। यह जो होता है 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसकी दीवार जो होती है 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। इसका वजन लगभग 3.5 ग्राम होता है जो कि इसकी आकृति कैसा होती है। तो इसकी आकृति हो जाती है नाशपाती के आकार के जैसी होती है। इसका कार्य क्या होता है। तो मासिक चक्र को सुचारू रूप से चलाने और हार्मोन को संतुलन को बनाए रखता है। यह निषेचन के बाद बने भ्रूण की आश्रय प्रदान करता है और उसे पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करता है। अगला देखते हैं हम लोग योनि। योनि क्या होता है। तो यह जो होता है एक नली की समान रचना होती है। यह बाहर के तल से गर्भाशय तक फैली रहती है। योनि के दीवार पर बाल्बोरिथम ग्रंथियां पाई जाती है जिससे एक चिपचिपा द्रव निकलता है। यह द्रव संभोग के समय योनि को चिकना बना देता है और योनि के एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है तथा दूसरा सिरा पीछे की ओर गर्भाशय की ग्रीवा से जुड़ा हुआ रहता है। योनि के मूत्र वाहिनी के द्वार के ऊपर एक छोटा सा मटर के जैसा उभार स्थित होता है जिसे हम लोग भाग शिश्निका कहते हैं। अगला देख लेते हैं दिया गया। यह एक अत्यंत ही उत्तेजक अंग होता है। योनि के द्वारा कि शुक्राणु अंडा वाहिनी तक पहुंचता है। अगला देख लेते हैं हम लोग ऋतुस्रावन चक्र क्या होता है। प्राइमेट्स का प्रमुख लक्षण होता है गर्भाशय को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों में गर्भाशय से रक्त का स्रावन होता है। इसे हम लोग मासिक धर्म या रोजा धर्म या ऋतुस्रावन चक्र कहते हैं जो कि यह आगे दिया गया है। ऋतुस्रावन के प्रारंभ होने के 14 दिन बाद अंडोत्सर्जन होता है जो कि अंडोत्सर्जन दोनों अंडाणुओं से बारी बारी से होता है जो कि अंडोत्सर्जन के कुछ समय बाद अंडाणु अंडी वाहिनी में पहुंच जाता है और 15वें और 19वें दिन तक इसमें रहता है। इसी बीच संभोग करने पर स्त्रियों को गर्भवती होने की संभावना रहती है। अगला देख लेते हैं दिया गया मानव प्रजनन की क्रिया विधि क्या होती है। यह जो होता है मानव के प्रजनन के 3 अवस्थाएं होते हैं जैसे युग्म जनन, निषेचन और भ्रूणीय विकास। तो इसमें पहला जो होता है युग्म जनन, इसके बारे में देखते हैं। तो यह जो होता है वृषण और अंडाशय में युग्मों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्म जनन कहते हैं जो कि युग्मों के निर्माण वृषण तथा अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अंडसूत्री विभाजन होता है। याद रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। वृषण और अंडाशयों में युग्मों के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसी को हम लोग युग्मक जनन कहते हैं जो कि युग्मों के निर्माण वृषण और अंडाशय के जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछ देगा किस सूत्री के कौन सा विभाजन कैसे होता है। तो यह जो होता है यह अर्धसूत्री विभाजन इसमें होता है। फिर अगला देख लेते हैं दिया गया वृषण में कोशिकाओं का निर्माण शुक्राणुजन से एवं अंडाणु का अंडाशय में निर्माण अंडन जनन कहलाता है। इन दोनों को निर्माण जो होता है एपिथीलियम की कोशिकाओं के विभाजन से होता है। याद रखिएगा जो ये निर्माण होता है किस कोशिका से विभाजन से होता है। तो यह जो होता है एपिथीलियम कोशिका के विभाजन से होता है। अगला हम लोग देखते हैं दिया गया कि यह निषेचन कैसे किया जाता है।
तो इसके बारे में हम पूरा एक बार समझा देते हैं कि ये कितना दिन में कितना होता है। तो एक बार थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से दिख पाए। अब फर्टिलाइजर एक दिया गया है, ये फर्टिलाइजर एक कहाँ से आता है, तो यह जो होता है शुक्राणु से आता है, जो कि इसके बाद क्या होता है तो 2 सेल स्टेज में टूट जाता है, फिर 4 सेल स्टेज में टूटता है, फिर 8 सेल स्टेज में टूटता है, उसके बाद 16 सेल स्टेज में टूटता है, फिर उसी के बाद जो बनता है ब्लास्ट सेट्स बनता है। उसके बाद फोर्टिस 4 सप्ताह में बन जाता है, उसके बाद 10 सप्ताह में फ्यूटोस बनता है, उसके बाद फ्यूटोस 16 वीक का हो जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में भ्रूण कहते हैं। उसके बाद वो 20 सप्ताह में बनता है, उसके बाद उसका जन्म हो जाता है। ये प्रक्रिया होता है। अब अगला हम लोग देखते हैं निषेचन। निषेचन क्या होता है, यह अंडवाहिनी में होता है। याद रखिएगा निषेचन क्या होता है, तो ये अंडवाहिनी में होता है। फिर अगला देख लेते हैं हम लोग भ्रूणीय विकास। भ्रूणीय विकास क्या होता है, एम्ब्रायो डेवलपमेंट जो होता है, निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मज तीव्रता से समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होने लगता है। अंततः गर्भाशय में यह पूर्ण विकसित शिशु को स्थापित करता है। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मज को भ्रूण तथा युग्मज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तन को भ्रूणीय विकास कहते हैं। भ्रूण के 5वें सप्ताह तक 3 जानिक स्तरों का निर्माण होता है। देख लेते हैं आगे दिया गया, ये जो होता है यह 3 जानिक स्तर जो होता है एंडोडर्म होता है, उसका बाद मीजोडर्म होता है, उसके बाद एक्टोडर्म होता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं इसके और आगे क्या दिया गया है। तो दिया गया है इसके पश्चात इन स्तरों के विभिन्न शारीरिक अंगों का निर्माण होता है। अब भ्रूण में 7वें और 9वें सप्ताह के मध्य तक हाथ पैर और श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र बन जाते हैं। तीसरे सप्ताह में भ्रूण में क्या होता है तो कंकाल तंत्र बनते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि कब तक कंकाल तंत्र बनते हैं, तो यह जो बनते हैं तीसरे माह में भ्रूण बनते हैं। भ्रूण के कंकाल तंत्र बनते हैं, जो कि चौथे माह में क्या होता है तो चौथे माह में सिर और शरीर के रोए, 5वें माह में अंत आहार नाल, रुधिर और अस्थि मज्जा बन जाते हैं। उसके बाद छठे माह में भ्रूण छोटे शिशु के रूप में धारण कर लेते हैं। अगला देखते हैं क्या दिया गया, तो अगला दिया गया 7वें माह में शिशु की सभी अंग अच्छी तरह कार्य करने लगते हैं तथा 8वें माह में इसमें वसा का जमाव होने लगता है, जबकि 9वें माह में क्या होता है तो वह जन्म के लिए तैयार हो जाते हैं। भ्रूण की पोषण जरायु, एमनीयान और ऑपरा द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछ देगा भ्रूण का पोषण कैसे होता है, तो यह जो होता है जरायु के द्वारा या एमनीयान या ऑपरा के द्वारा होता है। मनुष्यों में गर्भाशय का काल कितना होता है, तो मनुष्यों में गर्भाशय का काल जो होता है 280 दिनों का होता है। इसके पश्चात प्रसव द्वारा शिशु मादा के शरीर के बाहर आ जाते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें पहला दिया गया यौन आरंभ। यौन आरंभ कब होता है, तो मनुष्य के जीवन काल में जब उसमें जनन क्षमता आरंभ होती है तो उस समय यौन आरंभ कहते हैं, जो कि जनन क्षमता स्त्रियों में समानतः 12 से 16 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होती है, जबकि 40 से 50 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाती है। मनुष्यों में भी यौन अवस्था 12 से 16 की उम्र में होता है, जबकि 50 वर्ष की उम्र के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगला देख लेते हैं, उसके बाद दिया गया गौण लैंगिक लक्षण। यह क्या होता है, तो जीवन आरंभ के समय मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होता है तथा ऐसे परिवर्तन होते हैं जो मादा को नर से विभेदित करते हैं। इन लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग मेनार्की लक्षण। यह जो होता है मेनार्की क्या होता है, तो लड़कियों की मासिक चक्र का प्रथम प्रारंभ जो होता है 12 से 13 वर्ष की उम्र में होता है, उसी को हम लोग मेनार्की कहते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति क्या होता है, तो स्त्रियों में 40 से 50 वर्ष की उम्र के पश्चात ऋतुस्राव नहीं होता है, उसे हम लोग रजोनिवृत्ति कहते हैं। अगला दिया गया अंडोत्सर्ग। यह क्या होता है, तो अंडोत्सर्ग होता है। अंडाशय द्वारा अंडाणु के निम्नलिखित को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अगला देख लेते हैं जरायु। जरायु क्या होता है, तो गर्भ के सभी बाहरी झिल्ली को जरायु कहते हैं। फिर अगला देख लेते हैं अंकुर। यह क्या होता है, तो जरायु से अंगुलियों के आकार के अनेक प्रयोग निकलते हैं, जिसे हम लोग अंकुर कहते हैं। अगला देख लेते हैं अपरा। अपरा क्या होता है, तो यह अंकुर और गर्भाशय कोशिका परत के संपर्क क्षेत्र को अपरा कहते हैं। अगला देख लेते हैं नाभि रज्जु। यह क्या होता है, नाभि रज्जु, तो गर्भ ऊपरा से एक मजबूत डोरी जैसी रचना से जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम लोग नाभि रज्जु कहते हैं। यह माता और तथा गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है। अगला देख लेते हैं हम लोग युग्मज। युग्मज क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में जाइगोट कहते हैं। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन दोनों में पूछ देता है। अगला दिया गया जो न्यूगम यह होता है, यह निषेचित अंडाणु को युग्मज कहा जाता है, इसी को हम लोग जाइगोट कहते हैं। अगला होता है कृत्रिम वीर्य सेचन। यह जो होता है जब शुक्राणु मादा की योनि
में कृत्रिम विधि द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। अगला देख लेते हैं आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन क्या होता है? यह जो होता है उच्च स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है। इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। अगला दिया गया वीर्य सेचन। यह क्या होता है? तो मैथुन के समय नर के सीसन द्वारा मादा की योनि में वीर्य जमा करना वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन कहलाता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं श्वसन तंत्र के बारे में। तो श्वसन तंत्र जो होता है, सबसे पहले जो शुरुआत यह होता है नासा द्वार या नाक के द्वारा होता है, या मुख के द्वारा हम लोग सांस लेते हैं, उसी को हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं। तो इसके बारे में एक एक देखेंगे। तो यह जो श्वसन तंत्र होता है, इसमें सबसे पहले नाक होता है, उसके बाद ग्रास नली जो होता है या श्वास नली, ये जो होता है ग्रास नली या श्वास नली, इसी को कहते हैं, यहाँ जो दिया गया है। उसके बाद आगे जो होता है ट्रेकिया होता है, उसके बाद फेफड़ा होता है। ये जो आकार दिया गया ये फेफड़ा का दिया गया। उसके बाद इसी के तहत हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। उसमें क्या होता है? तो एक डायफ्राम होता है, जो कि जब सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो ऊपर नीचे होता है। उसके बाद ये जो है श्वास नली है, वो उसके बाद देखिए श्वास शासकियाएँ जो है उसके बारे में यहाँ दिया गया है, जो कि ये क्या होता है? तो ये जो होता है कुपिक होता है। उसके बाद यहाँ श्वास नली, उसके बाद उपस्थि वलय दिया गया, उसके बाद फुफ्फुस धमनी ये दिया गया है, जो कि यह किससे घिरा हुआ रहता है? तो वो रिब्स की हड्डी से घिरा हुआ रहता है। इसी में ये पसलियाँ पाई जाती हैं, जो कि रिब्स कहा जाता है। तो इसके बारे में एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में। तो श्वसन तंत्र जो होता है, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है फेफड़ा या फुसफुस होता है। याद रखिएगा फेफड़ा को ही हम लोग और क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग फुसफुस भी कह सकते हैं, जो कि जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे हम लोग फुसफुस श्वसन भी कहते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत ये सभी अंग आते हैं जिससे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे नासा मार्ग, ग्रस नली, लैरिक्स या श्वसन यंत्र या ट्रेकिया या वोकाई, ब्रोकियोन्स तथा फेफड़ा, ये सब जो है किसके तहत आते हैं? तो ये है श्वसन तंत्र के अंतर्गत आते हैं, जो कि इसके बारे में एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नासा मार्ग के बारे में देखते हैं। तो इसका मुख्य क्या कार्य होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है सूंघने से संबंधित है। याद रखिएगा सूंघने से संबंधित कौन सा कार्य करता है? तो यह जो करता है नासा मार्ग करता है। यह श्वसन नाल के द्वारा का भी कार्य करता है। इसके भीतर की गुहा म्यूकस कला में स्थानांतरित होता है। यह स्तर लगभग 1 से 2 लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्रावित करता है। उसके बाद यह स्तर धूल के कण, जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकता है। यह शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम एवं शरीर के ताप को बराबर बनाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य जो कार्य है, यह डेली लगभग आधा लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्रावित करता है, और धूल कण जो होता है या जीवाणु होते हैं या सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो अंदर जाने से, प्रवेश करने से रोकता है। और हवा जो होती है गर्म है या ठंडा है, उसको नियंत्रित करके उसे फिर अंदर भेजता है। यह इसका मुख्य कार्य है। अगला देख लेते हैं हम लोग ग्रास नली। ग्रास नली क्या होता है? तो यह नसा गुहा से ठीक पीछे स्थित होता है। याद रखिएगा कहाँ स्थित रहता है? तो नसा गुहा जो है उसके ठीक पीछे जो स्थित रहता है उसी को हम लोग ग्रास नली कहते हैं। अगला दिया गया लैरिक्स या स्वर यंत्र। यह क्या होता है? तो श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रास नली को ट्रेकिया से जोड़ता है उसे हम लोग लैरिक्स या स्वर यंत्र कहते हैं। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन करना है, जो कि लैरिक्स प्रवेश द्वार पर एक पतला और पत्ती समान कपाट होता है, जो कि इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग इपीग्लॉटिक्स कहते हैं। जब कुछ भी निगलना होता है तो यह ग्लॉटिक्स द्वारा बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वसन नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। देखने वाले हम लोग ट्रेकिया के बारे में। तो ट्रेकिया जो होता है यह क्या होता है? तो यह वक्ष गुहा में प्रवेश करता है। याद रखिएगा ट्रेकिया क्या होता है? तो यह वक्ष गुहा में प्रवेश करता है। ट्रेकिया के दोनों प्रमुख शाखाओं को प्राथमिक ब्रैकियोल कहते हैं। याद रखिएगा प्राथमिक ब्रैकियोल किसे कहा जाता है? तो यह जो ट्रेकिया के दोनों प्रमुख शाखाओं में जो होता है उसे हम लोग प्राथमिक ब्रैकियोल कहते हैं। दाएं ब्रैकियोल 3 शाखाओं में बांटकर दाईं ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है। बायां जो होता है ब्रैकियोल केवल 2 शाखाओं में बांटकर बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। तो आगे देखते हैं हम लोग फेफड़े के बारे में। फेफड़ा जो होता है वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़ा होता है। इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो होता है लाल होता है। इसकी रचना जो होता है स्पंज के समान होता है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़ा की तुलना में बड़ा होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि दोनों फेफड़ा में कौन बड़ा होता है? तो दायां फेफड़ा जो है बाएं फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग प्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये प्यूरल मेम्ब्रेन द्वारा कौन सा अंग घिरा हुआ रहता है? तो यह जो घिरा हुआ रहता है फेफड़ा घिरा हुआ रहता है, जो कि फेफड़े के रुधिर कोशिकाओं को जाल बिछा हुआ रहता है, जिसे हम लोग O2 रुधिर में चली जाती है और CO2 बाहर आती है।
फेफड़ा का मुख्य कारण क्या है? तो शरीर में ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर भेजना है। श्वसन की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो देख लेते हैं। सबसे पहला जो है उसे हम लोग बाह्य श्वसन कहते हैं, फिर गैसों का परिवहन कहते हैं, फिर तीसरा जो होता है आंतरिक श्वसन होता है, और चौथा होता है कशेरुकी श्वसन होता है। तो इसके बारे में एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन क्या होता है? तो यह निम्न 2 पदों में विभक्त होता है, जो कि यह जो होता है श्वासोच्छ्वासन और गैसों का विनिमय करता है। फिर अगला देखते हैं हम लोग श्वासोच्छ्वास। यह क्या होता है? तो फेफड़े की निश्चित दर से वायु भरी व निकाली जाती है, जिसे सांस लेने या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब आगे जो हम लोग देखने वाले हैं श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि के बारे में जानने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है? जब सबसे पहले हम लोग सांस लेते हैं तो उस समय क्या होता है? तो चेस्ट जो होता है वो एक्सपेंड होता है। जब हम लोग सांस अंदर की तरफ लेते हैं, जब हवा अंदर की तरफ जाती है तो चेस्ट क्या होता है? फूल जाता है। और जब हम लोग सांस बाहर की तरफ निकालते हैं तो चेस्ट क्या होता है? तो वो पचक जाता है। तो यह जो प्रक्रिया है इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं एक एक करके। दिया गया है श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि। यह जो होता है सबसे पहला जो होता है निश्वसन होता है। इस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़े में प्रवेश करती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है एवं फेफड़े की एक निम्न दाब का निर्माण हो जाता है, जिससे वायु वातावरण से फेफड़े में प्रवेश करती है एवं यह हवा तक प्रवेश करती रहती है जब तक कि वायु का दाब शरीर के भीतर के बाहर बराबर ना हो जाए। या कब तक होता है? जब दोनों तरफ वायु का जो दाब है वो बराबर हो जाता है, तब जब तक नहीं हो पाता है तब तक ये सांस लेता है। फिर जो ही बराबर हो जाता है तो यह रुक जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला दिया गया है उच्च श्वसन। उच्च श्वसन क्या होता है? तो इसमें श्वसन के पश्चात वायु इसी वायु पथ के द्वारा फेफड़े से बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाती है, जिस पथ से वह फेफड़ा में प्रवेश करती है। अगला यहाँ दिया गया है श्वासासन से वायु का संगठन कैसे होता है? तो इसके बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट करके दिया गया है। तो दिया गया कि अंदर ली गई वायु कितनी होती है? तो उसमें नाइट्रोजन जो होता है 78.09% होता है। जो उसके बाद ऑक्सीजन कितना होता है? तो 21% होता है। और CO2 कितना होता है? तो यह जो होता है 0.03% होता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है श्वास लेते समय सबसे ज्यादा गैस कौन सा हम लोग सांस में लेते हैं? तो सबसे ज्यादा जो लेते हैं वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन। इस वजह से हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि बाहर निकलते समय क्या होता है कि बाहर निकलते समय जैसे नाइट्रोजन गया रहता है वैसे ही 78.09% बाहर आ जाता है, लेकिन ऑक्सीजन कितना आता है? तो 17% आता है। और CO2 कितना आता है? तो CO2 हम लोग लेते हैं 0.03%, लेकिन वह कितना आ जाता है? तो 4%। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब श्वास छोड़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो उसमें जो छोड़ते हैं CO2 छोड़ते हैं। अगला देख लेते हैं। यहाँ नोट करके दिया गया कि श्वास द्वारा लगभग 400 मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। फिर अगला देख लेते हैं गैसों के विनिमय। इसके बारे में देखते हैं। तो गैसों के विनिमय जो होता है फेफड़े के अंदर होता है। यह गैसीय विनिमय घुली अवस्था में या विसरण प्रवर्तन के आधार पर साधारण विसरण के द्वारा होता है। अगला देख लेते हैं। दिया गया है कि फेफड़े में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाबों के अंतर के कारण होता है। इन दोनों गैसों के विसरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। अगला देख लेते हैं हम लोग गैसों के परिवहन। गैसों के परिवहन कैसे होता है? तो गैसों को अब O2 एवं CO2 फेफड़े के शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा पुनः फेफड़े तक वापस लाने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। जो कि यह होता कैसे है? तो यह होता है ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक होमोग्लोबिन के द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? तो यह जो होता है खून में जो लाल वर्णक जो लाल पिगमेंट पाया जाता है, जो कि जिसे हम लोग होमोग्लोबिन कहते हैं, तो उसी के कारण यह ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगला देख लेते हैं। दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? तो यह जो होता है कोशिकाओं से फेफड़े तक होमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही ले पाते हैं। याद रखिएगा ये दोनों जो किसके कारण होता है? तो यह जो होता है होमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त परिसंचरण के द्वारा अन्य प्रकार से भी होता है। जैसे देख लेते हैं। दिया गया प्लाज्मा का घुलकर। प्लाज्मा में घुलकर क्या होता है? यह CO2 प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। इस रूप में 7% CO2 का परिवहन होता है। फिर अगला दिया गया बाइकार्बोनेट्स के रूप में। तो इसमें क्या होता है? तो यह जो होता है CO2 का लगभग 70% भाग परिवहन होता है। यह रुधिर को पोटेशियम और सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। अब अगला हम लोग देखते हैं आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन क्या होता है? तो यह जो होता है शरीर के अंदर रुधिर और ऊतक द्वारा के बीच गैसीय विनिमय जो होती है उसी को हम लोग आंतरिक श्वसन कहते हैं। जैसे नोट करके दिया गया है।
फेफड़े में होने वाली गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं। इसमें से जब रुधिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचता है तो ऑक्सीजन विमुक्त हो जाता है और एवं खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। इसे हम लोग ऊर्जा विमुक्त का होती है। अगला अब हम लोग देखने वाले हैं कशेरुकी श्वसन। कशेरुकी श्वसन के बारे में देखते हैं। यह जो दिया गया खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप प्राप्त ग्लूकोज की कोशिकाओं में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण क्रिया जो होती है उसी को हम लोग क्रिया को क्या कहते हैं, तो कोशिकीय श्वसन कहते हैं। याद रखिएगा कोशिकीय श्वसन कैसे होता है, तो हम लोग जो शरीर के अंदर जो कुछ खाते हैं या ग्लूकोज जो बनता है उसमें से जो विखंडन होता है तो उसमें से जो ऑक्सीजन निकलता है तो उससे जो क्रिया होती है उसी को हम लोग कशेरुकी श्वसन कहते हैं। कशेरुकी श्वसन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो एक होता है अनॉक्सी श्वसन, एक होता है ऑक्सी श्वसन। तो अनॉक्सी श्वसन के बारे में देख लेते हैं। तो अनॉक्सी श्वसन जो है, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। और जो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया और ईस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में विघटन हो जाती है उसे शर्करा किण्वन भी कहते हैं। याद रखिएगा शर्करा किण्वन किसे कहते हैं। यह जो होता है क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज बनी ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल या बैक्टीरिया एवं ईस्ट कोशिकाओं का इथाइल अल्कोहल में विघटन कर देता है और शर्करा किण्वन कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। याद रखिए ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है, तो यह होता है अनॉक्सी श्वसन में होता है। अगला हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट दिया गया कि अनॉक्सी श्वसन के अंतर्गत पायरुविक अम्ल बनता है। क्वेश्चन पूछ देगा पायरुविक अम्ल किस श्वसन के तहत बनता है, तो यह जो बनता है श्वसन अनॉक्सी श्वसन के कारण बनता है। अगला देख लेते हैं हम लोग। अनॉक्सी श्वसन प्रायः जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होते बीजों और फलों में थोड़े समय के लिए होता है, परंतु ईस्ट और जीवाणु में प्रायः पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, तो अनॉक्सी श्वसन जो होता है यह प्रायः जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होते बीजों और फलों में थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन यह परंतु ईस्ट और जीवाणु में यह प्रायः पाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन क्या होता है, यह जो श्वसन होता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। याद रखिएगा यह श्वसन कब होता है, यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें श्वासनली पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप CO2 और H2O बनते हैं तथा काफी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होता है। याद रखिएगा यह ऑक्सी श्वसन कब होता है, यह जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह जो होता है श्वास नली पदार्थ या ऑक्सीकरण होता है जो कि इसके फलस्वरूप CO2 और H2O बनते हैं तथा काफी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त हो जाता है। इसका रिएक्शन यहाँ दिया गया कि C6H12O6 + 6O2। उसके बाद यह जो रिएक्ट होता है 6CO2 + 6H2O बनता है। तो इसके बारे में देखिए यहाँ नोट करके दिया गया श्वसन और उपचयी क्रिया इससे शरीर के भार में भी कमी होती है। श्वसन की नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ओब्लांगेटा भाग से किया जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि श्वसन प्रक्रिया जो है वह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो यह जो किया जाता है मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। अगला देख लेते हैं। दिया गया ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, तो इसका अध्ययन सर्वप्रथम एम्बडेन मेयरहॉफ पार्सन के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे हम लोग EMP पथ भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि EMP पथ किसे कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस को कहा जाता है। इसके अनॉक्सी श्वसन या शर्करा किण्वन भी कहते हैं। यह जो प्रोसेस होता है कैसे होता है, तो यह जो होता है अनॉक्सी श्वसन द्वारा होता है, इसी को हम लोग शर्करा किण्वन भी कहते हैं। अगला देख लेते हैं। दिया गया इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा मुक्त हो जाती है। यह अवस्था ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में उपस्थित रहता है। यह ग्लूकोज अणु को ग्लाइकोलिसिस में विघटन करके फलस्वरूप पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बनाते हैं, जो कि इससे क्या होता है, तो इस प्रक्रिया से आरंभ करने के लिए 2 अणु ATP के व्यय होते हैं, किंतु प्रक्रिया के अंत में 4 अणु प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा इस प्रक्रिया में क्या होते हैं, तो ATP के 2 अणु खर्च हो जाते हैं जबकि 4 अणु बाद में क्या होता है प्रक्रिया के अंत में बन जाते हैं। अतः ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप 2 अणु ATP प्राप्त होते हैं। अतः क्या होता है, तो इसमें 16,000 कैलोरी 2 × 800 ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर अगला देख लेते हैं क्या दिया गया। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखिएगा ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया। अतः इस प्रक्रिया में अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन एक समान होती है। इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं, जो कि क्या होता है, तो जो NAD को 2NADH2 में बदलने में काम आता है। फिर अगला देख लेते हैं हम लोग क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र क्या होता है,
यह जो क्रेब्स चक्र होता है यह इसका वर्णन हेंस क्रेब के द्वारा 1937 में किया गया था। इसको साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राइकार्बोनिक्स चक्र भी कहते हैं, जो कि इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम का उपस्थिति में भी संपन्न होता है। फिर आगे दिया गया एडीपी के दो अणु एटीपी के दो अणु बनते हैं। याद रखिएगा, एडीपी के दो अणु एटीपी के दो अणु बन जाते हैं। इस चक्र में हाइड्रोजन के दो दो अणु 5 बार मुक्त हो जाते हैं। अब पूरा चक्र दो अणु पाइरुविक अम्ल में के होते हैं, अतः कुल 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं, जो कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का निर्माण क्रेब्स चक्र के दौरान ही होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी का निर्माण किसके तहत होता है, तो यह जो होता है क्रेब्स चक्र के तहत होता है। अगला अब हम लोग देखने वाले हैं ऊर्जा का उत्पादन। यह ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, तो यह जो होता है पाइरुविक अम्ल के अणुओं को ऑक्सीकरण से एटीपी के एक अणु 5 अणु NADH के और एक अणु FADH2 का बनता है, जो कि NADH के एक अणु जो होते हैं 3 अणु एटीपी के व FADH2 के एक अणु से एटीपी के 2 अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पाइरुविक अम्ल के अणु जो होते हैं 1 और 3 गुने 5, उसके बाद 2 गुने 1 इक्वल टू 18 अणु बन जाते हैं, जो कि ग्लूकोज में एक अणु जो होते हैं 2 पाइरुविक अम्ल के अणु बनते हैं, जो कि जिसमें 36 अणु प्राप्त होते हैं, एटीपी प्राप्त होते हैं, जो कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। और ग्लूकोज के एक अणु श्वसन के कुल 2 + 36 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। तो इसका डायरेक्ट जो इतना लिखा हुआ है इसके डायरेक्ट बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो 36 अणु जो बनते हैं कैसे बनते हैं, यह जो बनने की प्रक्रिया जो होती है ग्लाइकोलिसिस के दौरान क्या होता है, 2 अणु नुकसान होता है, लेकिन उसमें कितना प्राप्त हो जाता है, तो 4 अणु निर्माण प्राप्त होता है। इस प्रकार यहाँ क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस के दौरान एटीपी अणुओं का लाभ होता है, तो लाभ होने वाला 2 होता है, वो हो जाता है 2। उसके बाद यहाँ जो होता है 18 जो होता है, 18 दूनी के 36 होता है, तो 36 मिला के क्या हो जाएगा, तो ये 36 2 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऊर्जा उत्पादन के समय कितने एटीपी का निर्माण होता है या कितना एटीपी प्राप्त होता है, तो यह जो कुल एटीपी जो प्राप्त होता है 38 एटीपी प्राप्त होता है। अगला दिया गया श्वसनीय पदार्थ। श्वसनीय पदार्थ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन प्रमुख श्वसनली पदार्थ है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है। याद रखिएगा, सबसे पहले किसका श्वसन होता है, यह जो होता है कार्बोहाइड्रेट का होता है। इसके बाद किसका होता है, तो इसके बाद वसा का होता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का भंडार समाप्त होने के बाद प्रोटीन के श्वसन होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे पहले किसका होता है श्वसन, तो यह जो होता है कार्बोहाइड्रेट का होता है। दूसरा किसका होता है, तो उसके बाद वसा का होता है। अगर ये दोनों समाप्त हो जाए तो किसका होता है, तो प्रोटीन का होता है। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।